कुछ मंगल सूचक शब्दों को आपस में साझा करते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारी बातचीत की भी भाषा है। हमारे इस प्रशिक्षण का आज पहला दिन है। मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करके हम अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं। मैं मंगलाचरण के लिए माया त्रिपाठी और श्रीमती जया को आमंत्रित करते हैं। मंगलाचरण के द्वारा हमारे इस प्रशिक्षण का प्रारंभ होगा। माया त्रिपाठी और जया। कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां चाट्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। मंगलाचरण, माँ सरस्वती को हम लोगों ने मंगलाचरण
के रूप में याद किया। विद्या की अधिष्ठात्री देवी आप सभी को प्रतिक्षण अपना आशीर्वाद देती रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हिंदी एक ऐसी भाषा जिस पे हमें गर्व है। गर्व इन अर्थों में कि अपने सभी अभिव्यक्तियां हम हिंदी के माध्यम से करते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। विगत कुछ वर्षों से संपूर्ण विश्व एक त्रासदी का सामना कर रहा है, उसके बाद भी हम कुछ तकनीकी उपकरणों के द्वारा आपसे जुड़े हुए हैं, निर्बाध रूप से अपने कार्यों को गति देने के लिए। बात यहाँ पर आके ये रुकती है कि क्या हमें रुक जाना चाहिए था, क्या हमें प्रशिक्षणों का आयोजन नहीं करना चाहिए था? नहीं, हमें एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यदि हम रुक जाएंगे, जो हमारे विचार हैं वो भी रुक जाएंगे, जो सक्रियता है वो भी रुक जाएगी। यह निरंतर बनी रहे, अबाध गति से कार्य होते रहे। इसलिए इस मंच पर हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एआरपी को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण क्यों दिया जाए, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारा यह प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें 6 सत्र रखे गए हैं। हम प्रशिक्षण प्रारंभ करें, हम सत्रों की बातचीत करें, उसके पूर्व हम आशीर्वचन के रूप में अपने लिए 2 शब्द राज्य हिंदी संस्थान के निदेशक महोदया से चाहेंगे। हमें अपेक्षा है कि आप हमारे प्रदेश के सभी एआरपी के लिए उद्बोधन के रूप में 2 शब्द हमें देकर अनुग्रहित करें। राज्य हिंदी संस्थान के निदेशक महोदया, ये ऐसा नाम है जो परिचय का मोहताज नहीं है। व्यक्ति तब होता है जब उसका आकलन, उसका मूल्यांकन उसके कार्यों से होता है। राज्य हिंदी संस्थान का प्रत्येक सदस्य अगर कहीं निखरा है, कहीं सवरा है, निश्चित रूप से उसमें आपकी कार्य प्रणाली ही महत्वपूर्ण रही है। महोदया, आपके सानिध्य में जिसने भी कार्य किया है, उस कार्य की गुणवत्ता को दूसरे कुछ कहें, दूसरे सराहें, उससे ज्यादा उसने स्वयं महसूस किया है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप स्वयं महसूस करेंगे। और विगत वर्षों से अगर राज्य हिंदी संस्थान से आप जुड़े हैं तो आपने इसे देखा होगा। बात केवल सैद्धांतिक नहीं होती है, आपके द्वारा जो सिद्धांत है उसे व्यवहार रूप देने का कार्य भी आपके द्वारा बखूबी किया जाता है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ राज्य हिंदी संस्थान के निदेशक महोदया डॉक्टर ऋचा जोशी जी को। महोदया। धन्यवाद डॉक्टर प्रतिभा जी। सभी लोगों को आवाज आ रही है ना? जी महोदय। धन्यवाद। राज्य हिंदी संस्थान, सभी को नमस्कार। राज्य हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित एआरपी हिंदी भाषा के एआरपी हेतु 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी एआरपी गण का, सभी जनपदों के एआरपी गण का स्वागत है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य हिंदी संस्थान द्वारा क्रियान्वित कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषाओं की अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय देने के साथ साथ अनुसमर्थन और अनुश्रवण के समय किस प्रकार से कार्य किया जाना है, इस पर भी अभिमुखीकरण किया जाना है। इस आधार पर भी हमने सत्रों को तैयार किया है। इस कुल 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे 6 सत्र रहेंगे, जो हिंदी भाषा की विभिन्न अवधारणाओं
जैसे भाषाई कौशल, धारा प्रवाहिता, उच्चारण, लेखन, भाषा की विभिन्न विधाओं, गद्य और पद्य का शिक्षण, भाषिक ध्वनियों का विश्लेषण, मानक वर्तनियां और भाषा में नवाचार का प्रयोग, इन पर आधारित होंगे। यद्यपि आप सभी लोगों ने अनेकों प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और अभी FLN में भी भाषा का एक विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हमारा जो प्रशिक्षण है जो हिंदी संस्थान से आयोजित है वो मुख्यतः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की सभी विधाओं को लेकर बात करेगा और अनुसमर्थन और जो आपका रोल है अनुश्रवण का, अनुसमर्थन का, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रशिक्षण के सत्रों को तैयार किया है। संक्षिप्त अवधारणाओं को देते हुए हम व्यवहारिक बात ज्यादा आपसे इन सत्रों में करेंगे और क्योंकि आप ही वो कड़ी हैं जो विद्यालय, संकुल, हेडमास्टर्स से, BRC से और डाइट से सीधा जुड़े हुए हैं। आप कक्षा कक्ष का अवलोकन करते हैं, आप अध्यापक को करके दिखाते हैं जहां उन्हें कठिनाई आता है, हिंदी भाषा की अवधारणा हो चाहे अन्य विषयों की अवधारणा हो, तो आप वास्तविक धरातलीय स्थिति से अवगत हैं। तो ऐसे में आपसे हमारा बातचीत करना में लगता है कि हमारी बात को सीधे सीधे विद्यालय तक और कहीं ना कहीं कक्षा कक्ष तक पहुंचाने में कामयाब होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। या जहां तक हिंदी भाषा की हम बात करते हैं, हिंदी भाषा के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है भाव ग्रहण करना, मतलब सुनी हुई, देखी गई और बोली गई चीजों को समझना, उसमें निहित भाव, चाहे वो चित्र देखकर हो या कोई कहानी सुनकर हो। और दूसरा पक्ष होता है भाव का प्रकाशन करना, मतलब जो हमने समझा है उसको हम प्रस्तुत किस प्रकार कर पा रहे हैं। इन्हीं दोनों पक्षों को हमने ध्यान में रखा है कि इन पर हम किस प्रकार आपसे बात करें। और साथ ही में जो हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो मोटी मोटी अपेक्षाएं हैं वो यही है कि बच्चे अपने आसपास के घटनाक्रम पर अपने विचार व्यक्त कर सकें, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पाठ्य सामग्री का प्रयोग कर सके और थोड़ी बड़ी कक्षाओं में जाएं तो लेखन में जो लेखन है, उस पारंपरिक लेखन है जो उसका कक्षा का लेखन है, उसके अलावा उसकी भाषा और समृद्ध हो और वो अपनी चीजों को, अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत कर सके लेखन के माध्यम से। और बच्चे मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के दौरान अपने विचारों को लेखों, कहानी, कविता, इन सब के साथ प्रस्तुत करें। ये हमारी भाषा के उद्देश्य हैं और इस उद्देश्य पूर्ति में जो मुख्य रोल है वो भाषा के शिक्षक का है। लेकिन जहां भाषा के शिक्षक को कठिनाइयां आ रही हो वहां आप ही हैं जो उनको बता सकते हैं, उनको सही दिशा दिखा सकते हैं। आप सभी लोग ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं और सब योग्य हैं, कुशल हैं, अपने अपने दायित्वों का जहां जहां है अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मात्र अभिमुखीकरण है और साथ में आप लोगों के साथ बातचीत करके एक समझ विकसित करके हम चाहेंगे कि ये विद्यालय तक ये प्रशिक्षण हमारा जाए ताकि बच्चे अंतिम रूप से इससे लाभान्वित हो और उनकी अधिगम संप्राप्ति में विशेषकर भाषा की वृद्धि हो सके। यही इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। समय हो चुका है, मैं अधिक समय नहीं लूंगी। मैं अब डॉक्टर प्रतिभा गोस्वामी जी को, जो संस्थान की प्रकाशन प्रशिक्षण अधिकारी है, उनको आमंत्रित करूंगी कि वो आए और प्रथम सत्र प्रारंभ करें। प्रतिभा जी शेयर करेंगे। करा रहे साइड किसको दी? धन्यवाद महोदया। सत्रों पर बातचीत आपके द्वारा निदेशक महोदया ने साझा कर दी है। हमारे साथ जो ARP जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा एक प्रसंग है, उसको उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी भाषा हमारी और आपकी ये बोलचाल की भाषा है, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है उनके लिए ये थोड़ा कठिन भाषा उनको प्रतीत होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसको सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बहुत ही सरल, सहज और रोचक भाषा है। एक बार एक अंग्रेज विद्वान आए और उन्होंने ये कहा, हिंदी सीखना बहुत आसान है। और कई वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पूरी हिंदी सीख ली है। उनके साथ जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने हिंदी सीख ली है,
इसका हम एक व्यवहारिक प्रयोग करके देख लेते हैं। व्यवहारिक प्रयोग के रूप में ये देखा गया कि वो उनको लेकर भारत के ग्रामीण अंचल में गए, वो ग्रामीण क्षेत्र जहां हमारे परिषदीय विद्यालय होते हैं, वहां ले गए। एक झोपड़ी के पास उनको बैठाया, चारपाई पड़ी थी जिसे हम खटिया कहते हैं। चारपाई पर वो सज्जन एक बैठे हुए थे, उनके पैर की तरफ बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि एक तो आप हमारे मेहमान, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव यह परंपरा रही है, और आप पैर के पास बैठ गए, यह अच्छा नहीं किया आपने। चलिए ठीक है, आइए। गोड़तरिया कहाँ बैठल बानी, आई मुड़तरिया बैठी। तो बोले कि अरे ये कौन सी भाषा है। जो उनके गुरुजी थे उन्होंने कहा कि मूल हिंदी, इसी परिवेश से हमारे बच्चे हमारे विद्यालयों में पहुंचते हैं, ये हिंदी का एक स्वरूप ये भी है। बोले मैंने इतनी हिंदी पढ़ी, इतने वर्षों तक पढ़ी, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना था। बोले कि जो सरलता, जो सहजता हम हिंदी में देखते हैं, जो मधुरता, हम ऐसा कोई अमंगलकारी शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, वो हिंदी में हो या भोजपुरी में हो या अवधी में हो, नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ दुकान बंद नहीं करते हैं, हमारे यहाँ दुकान बढ़ाते हैं। बंद करना हम अमंगलकारी मानते हैं। इन्हीं कुछ बातों को लेकर हमारा आज का पहला सत्र है, भाषाई कौशल। प्रशिक्षण का जो ये पहला सत्र है, उसमें ऐसा नहीं है जो आप गुरु से नहीं जानते हैं। अभी जानते हैं भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, पढ़ना और इन्हीं 4 कौशलों को लेकर हमें आपके बीच अपनी चर्चा को रखना है। उसके पहले हम वो सत्र ले आए, हम उस सत्र पर पूरी बातचीत करें। अपने एआरपी के लिए 2 शब्द मैं राज्य हिंदी संस्थान के इस मंच से बोलना चाहूंगी। कहो फूलों से दे मकरंद, कहो भौरों से छेड़े तान, कहो आमों से लावे बौर, कहो कोयल से गावे गान, कहो मानव से करें नव निर्माण। आखिरी पंक्ति को ध्यान दीजिएगा, कहो मानव से करें नव निर्माण। ये जो नव निर्माण है हमारी इसी भाषा को लेकर और विशेष रूप से भाषाई कौशलों को लेकर है कि नव निर्माण आपको करना है। 4 मुख्य कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जो सत्र अभी आपके साथ चल रहा है, इसमें 3 कौशल को लेकर हमारी बातचीत होगी, बोलना, सुनना और पढ़ना। लिखने पर इसी के बाद हमारा दूसरा सत्र है, वहां आपसे विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो सुनना क्या है, आप इस मंच से हमें सुन रहे हैं, जिन भाव के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ हमारे द्वारा कुछ बातें बोली जा रही हैं, उसे आप वैसा ही सुन लिए जैसी कि हमारी अपेक्षा है। तो यह सम्यक संप्रेषण है और यह हमारी पहली दक्षता को विकसित कर रही है। आपने चैट बॉक्स में जो लिखकर कुछ अपनी बातें हमसे पूछी, वो लिखने के कौशल में चला जाएगा। सीधी बातचीत आपसे नहीं हो पा रही है, इसलिए बोलने वाला जो दूसरा कौशल है वो भी हमारे इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे बीच में विकसित हो रहा है। तीसरे पर हम आते हैं, पढ़ना, पढ़ने का कौशल। अब हम सारा ध्यान यही केंद्रित करते हैं, छात्र पढ़ना अच्छी प्रकार जान ले। उसके पहले यह आवश्यक है कि 2 मुख्य कौशल, सुनना और बोलना, उसमें इस सीमा तक विकसित किए जाएं कि उसको पढ़ने में अधिक कठिनाई न हो। हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर जो भाषा है
जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कभी उसका माध्यम बोलकर होता है, कभी संकेतों के द्वारा होता है, कभी लिखकर होता है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है और हम इसे व्यक्त विभिन्न रूपों में कर पाते हैं। संकेत भी हो सकता है माध्यम, बातचीत भी हो सकता है और लिखकर भी अपनी प्रस्तुति हम दे सकते हैं। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएं कि क्या सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इतनी आसान चीज है? तो यहाँ पाएंगे कि नहीं, ये इतनी आसान चीज नहीं है। जो उदाहरण अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया गांव की उस चारपाई का, ये कुछ वैसा ही है। सबको लगता है कि हिंदी बहुत सरल भाषा है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। सूक्ष्मता से यदि हम देखें तो सोचना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना और समस्याओं को हल करना। समस्याएं क्या है? क्या हमारा बच्चा श को श ही बोलता है? नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो श की जगह स बोलते होंगे। कहा कि शेर, वो बोलेगा शेर। बच्चे को लगेगा कि हम एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक शेर जंगल का राजा होता है, दूसरा शेर माप तौल का मानक होता है। कहते हैं ना, एक शेर दो शेर, कुछ इसी तरह। आगे की पीपीटी में हम देखेंगे अगली पीपीटी, आगे की पीपीटी देखिए। इसमें मौखिक भाषा विकास के लिए हम क्या क्या क्रियाकलाप बच्चों के बीच में कर सकते हैं या करा सकते हैं। सबसे पहले जब बातचीत करेंगे तो बच्चा आपकी बातों को सुनकर, जो छात्र है आपकी बातों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाए जा रहे हैं और छात्र चुपचाप सुन रहे हैं, वहां पर ये लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, एकदम सारे बच्चे बड़े शांत बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बड़ी अच्छी कक्षा है। नहीं, यही भ्रम है जो आज ऐसे प्रशिक्षणों के लिए हमें आपके साथ जुड़े हुए हैं। बच्चा अपनी बात बोले, अपनी अभिव्यक्ति करे, जब वो बोलेगा तभी आप समझ पाएंगे कि उसके सीखने के जो विभिन्न कौशल हैं उसमें उसकी मौखिक भाषा का विकास किस सीमा तक हुआ है। दूसरा, सुनी हुई बात या पाठ को दोबारा सुनाना और बताना। आपके साथ जो बात बच्चों ने की है, आपने बच्चों से पूछा कहाँ से आते हो, क्या नाम है, माता पिता का नाम पूछा, आते समय रास्ते में क्या क्या देखा, बच्चा सिर हिलाए जा रहा है। आ गए, हाँ, एक शब्द उसने बोला, हाँ, आपकी बात पूरी नहीं हुई। वो कम से कम 2-4 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद बोले कि रास्ते में मैं आ रहा था, विद्यालय आने में देरी हो रही थी, तो बहुत तेज तेज चलकर आ रहा था। यानी आप जो बोल रहे हैं वो सुन के बताने में समर्थ है। सोचने के लिए बातचीत का प्रयोग करना, आपके साथ लगातार उसकी बातचीत हो रही है। पूरी जो कक्षा शिक्षण है वो एक पक्षीय नहीं है। अब प्रश्न पूछेंगे, जो भी आपकी बातचीत हो रही है, कल गृह कार्य दिया गया था, पूरा कर लिया क्या? हाँ, पूरा कर लिया है, हमने इतने प्रश्नों का उत्तर लिख लिया है। ये सिर्फ बातचीत हो रही है। अनुमान लगाना, अब दूसरे बच्चे जो है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि आप ये बातचीत उनसे भी कर सकते हैं, कुछ प्रश्न उनसे भी पूछ सकते हैं। और आगे देखिए, निष्कर्ष निकालना। यहाँ पे वो जो भी आपने कक्षा शिक्षण के दौरान बातचीत की है, कुछ निष्कर्ष बच्चे स्वयं निकालते हैं और अपनी बात को रखते हैं। ये कहानी हमने पढ़ी, कहानी अच्छी लगी। अगर हम शेर को ही ले, शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल का राजा होता है, शेर छोटे छोटे पशुओं को डरा देता है, कुछ इस तरह की बात। फिर आप ये बोलेंगे कि नहीं,
शेर जंगल का राजा नहीं होता है। जंगल का राजा तो हाथी होता है। नहीं, बच्चे अपनी असहमति जताएंगे, नहीं हाथी नहीं होता, शेर ही होता है। अनुभव साझा करना, उसके बाद वो शेर से जुड़ी हुई कोई कहानी आपको सुनाएंगे, कहानी आपको पता होगी। खरगोश और शेर की कहानी। एक शेर प्रतिदिन किसी किसी जानवर का भोजन किया करता था। एक चालाक खरगोश था, शेर को ले गया कुएं के पास और आपने उसको डैश डैश करके छोड़ दिया। आगे क्या हुआ, बच्चों ने पहले कहानी सुनी हुई होगी तो अपने अनुभव वो बताएंगे आपको कि शेर कुएं में झांका, उसको अपनी ही परछाई दिखाई पड़ी और वो सोचा कि ये दूसरा शेर है और वो उसी कुएं में कूद गया। सुनाएगा, नहीं सुना होगा तो वो एकदम शून्य भाव से आपके चेहरे को देखेगा। नए शब्दों का प्रयोग करना। एक बात होती है कि जो बच्चे की बोलचाल की भाषा है, प्रारंभिक स्तर पर यह बात आती है कि वो उसी को लेकर विद्यालय में आता है। जब विद्यालय में आता है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसने कभी नहीं बोला है, उसको वो बोलते हैं और उसके समान दूसरे दूसरे शब्दों को भी बोलते हैं। आप देखे होंगे सहज मॉड्यूल अगर, तो 3 भागों में बना हुआ है वो मॉड्यूल और प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। एक कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। वहां पर अमात्रिक शब्दों से प्रारंभ हुआ है और तीसरी कक्षा में जाते जाते कविता कहानी का रूप उस मॉड्यूल में दिया गया है। वो हर शब्द, ऐसा नहीं है कि जितने शब्द उस मॉड्यूल में दिए हुए हैं बच्चे उससे परिचित नहीं है, परिचित हैं। वो पढ़ पाते हैं, देखकर समझ पाते हैं और उन शब्दों को बोल पाते हैं। यह ध्यान देने की बात यह है कि जो शब्द वो बोल रहे हैं, क्या वे शब्द अर्थ के साथ बोल रहे हैं। इसके लिए भी आपको विभिन्न क्रियाकलाप कराने होंगे कि क्या बच्चा केवल शब्द बोल रहा है। अगर नल बोल रहा है तो क्या केवल उसने न और ल इसका योग किया या फिर इसके बारे में भी जानता है। अगर उस पर 2-4 वाक्य बच्चा बता लेता है कि ये नल है, नल से पानी निकलता है, पानी का बहुत सीमित प्रयोग करना चाहिए, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा विकास है। उसका जो मौखिक भाव प्रकाशन है वो बहुत अच्छी तरह से हुआ है। आगे तर्क देना इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि बच्चे अपनी बात रखते हैं। पानी को अनावश्यक बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी की टोटी अच्छे से बंद करना चाहिए। कुछ और तर्क, कोई कहे कि नहीं शेर के 2 पूंछ होती है, नहीं एक ही पूंछ होती है, हम देखे हैं। कहाँ देखे हो, तो हमने चित्र में देखा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में देखा। आगे हम देखते हैं अब समृद्ध मौखिक भाषा विकास। ये क्या है, जो मौखिक भाषा विकास है इसका सीधा संबंध पठन से है। 2 चरण इसके हैं, पहला प्राथमिक स्तर और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर जो सहज की बात आपसे की गई उसको आप देखेंगे बड़ी सरलता से उस मॉड्यूल के द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है, सुनना, बोलना और पढ़ना। यहाँ पर देखें कि जो हम समृद्ध मौखिक भाषा के विकास की बात करते हैं उसमें हम किन बिंदुओं पर अपनी बातचीत कर सकते हैं, किन किन बिंदुओं पर हम काम करा सकते हैं। जो कक्ष की अकादमिक भाषा है उसको ग्रहण करना। शिक्षक एक मानक हिंदी में बातचीत करते हैं बच्चों से, बच्चे उसे सुनकर वैसा ही समझें। औपचारिक शब्दावली ग्रहण करना। जो ठेठ भोजपुरी होती है उस ठेठ भोजपुरी से आगे बढ़कर विद्यालयी वातावरण को देखते हुए, विद्यालयी वातावरण को देखते हुए अगर अपनी बातचीत हम आगे बढ़ाएं तो बच्चों का समृद्ध मौखिक भाषा विकास अच्छी प्रकार होगा।
पीछे वाली स्लाइड दिखाना पड़ेगा, इसके पहले वाली। यहाँ पर थी औपचारिक शब्दावली ग्रहण करना, स्कूल की मानक भाषा की पकड़ को बेहतर बनाना, निष्कर्ष निकालना, मुख्य विचार पकड़ना, आदि आदि। इसके आगे भी हम देख लेते हैं, अगला स्लाइड बढ़ा। आगे हम ये देखें कि मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां क्या हो सकती हैं। जो पिछली पीपीटी पर बातचीत की गई उसमें हम कौन कौन से क्रियाकलाप करा सकते हैं कि बच्चों का मौखिक भाषा विकास हो। चित्रों पर चर्चा, बहुत से ऐसे बिग बुक आपने देखा होगा। बिग बुक जो है पूरा का पूरा सचित्र है, उस पर बच्चों से बातचीत करें, बच्चों की अभिव्यक्ति देखें, सुने, बच्चों के अनुभवों पर चर्चा, कहानी पर चर्चा और पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर चर्चा, और जो पाठ दिए गए हैं उनके अभिनयात्मक रोल प्ले, और मौखिक भाषा विकास के खेल। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि ये सारे क्रियाकलाप तो हमारे कक्ष में चलने वाले छात्र और शिक्षक के बीच में पाठ्य पुस्तक को लेकर हो रहे हैं, तो हम तो एआरपी है, हमारी क्या भूमिका होगी। अगली स्लाइड दिखाएं। पठन की रणनीतियां, ये एक पारंपरिक पद्धति है जिसमें शिक्षक द्वारा पढ़कर बच्चों को सुनाया जाता है। बच्चे शिक्षक के साथ पढ़ते हैं, शिक्षक के मार्गदर्शन में या कक्षा के दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने का अभ्यास करते हैं, और बच्चे स्वयं पढ़ते हैं, अर्थात वो स्वतंत्र पठन करते हैं। ये सारे क्रियाकलाप शिक्षक कर रहे हैं, तो एआरपी यहाँ पर अपनी भूमिका किस रूप में दिखाएंगे। एआरपी की भूमिका इस अर्थ में होगी कि जो ये तरीके बताए गए, जो ये समृद्ध भाषा कौशल के विकास के कुछ बिंदु बताए गए, जो पठन विकास की रणनीतियां बताई गई, उसकी पूरी जानकारी हो, सभी मॉड्यूल की जानकारी हो, मॉड्यूल पर किस तरह से शिक्षक के साथ कार्य करना है इसकी जानकारी हो। और अब ये होगा कि क्या हम प्रत्येक विद्यालय पे जा पाते हैं, प्रतिदिन हमारी पहुंच विद्यालयों तक बन पाती है। तो सीधा सा प्रश्न है कि अगर वो हाँ कहते हैं तो ये बात गलत होगी। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बनी है शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु, बीआरसी पर बैठक होती है प्रधानाध्यापक की। आप प्रधानाध्यापक से कुछ सूचनाओं के आदान प्रदान के बाद उनसे आप कक्षा शिक्षण में हिंदी शिक्षण की विशेष रूप से क्या स्थिति है इस पर बातचीत करें, किस तरह की कठिनाई है, उसका समाधान एक साथ उस बैठक में प्रधानाध्यापकों को दें। तो सिर्फ एक विद्यालय उससे आच्छादित नहीं होगा, बल्कि जितने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापक आए हैं वहां पर, वो आपकी बात को सुनेंगे और जाकर उसका प्रयोग विद्यालय में करेंगे। और थोड़ा निचले स्तर पर आइए तो आप संकुल पर भी आपकी बैठक होती है, वहां भी आपको शिक्षक मिलते हैं। तो सिर्फ आप बातचीत के माध्यम से अपनी बात न रखें, अपनी बात को रखने के लिए आप वहां पे कोई छोटे छोटे ऐसे क्रियाकलाप तैयार रखें जो वहां करके भी दिखा सकें। आपकी बैठक ऐसे संकुल पर हो रही हो जहां पे विद्यालय भी चलता हो, तो कक्षा कक्ष में जाकर आप वो गतिविधि कराकर दिखाएं कि इस तरह की गतिविधि प्रत्येक विद्यालय में हिंदी भाषा को लेकर कराई जाए। तो हिंदी भाषा का जो अधिगम होगा, हिंदी भाषा का जो कक्षा शिक्षण होगा, वो बहुत प्रभावी होगा और बच्चे पूरी रुचि के साथ उसको सीखने में अपना योगदान देंगे, अपनी सहभागिता देंगे। अगला देखो। ये एक सत्र था भाषाई कौशलों का, और इसके साथ हमारी बात यही समाप्त नहीं होती है। आपके सामने विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक भी आयोजित होती है। प्रबंध समिति में आपको ये देखना है कि जो प्रबंध समिति जिस विद्यालय, अगर आप
विद्यालय पर प्रबंध समिति के सदस्यों से मिलते हैं तो वहां भी अपनी बातचीत को रखिए, उनकी बातचीत को सुनिए। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था कैसी है, और पूरी शिक्षण व्यवस्था में आप हिंदी के ABRC हैं तो आपका पूरा ध्यान हिंदी भाषा शिक्षण को लेकर होना चाहिए। और उसमें क्या ये साझा किया जाएगा प्रस्तुतिकरण? विद्यालय बोल रहे थे ना, बोलने दी होती है। विद्यालय प्रबंध समिति के जो सदस्य होंगे उनसे आपकी बातचीत होगी, और यह बातचीत एकदम औपचारिक ना हो। आप ARP की भूमिका में हैं, और ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बच्चा प्रतिदिन अपने शिक्षक से बातचीत कर रहा है, शिक्षक की बताई बातों को सुन रहा है, ऐसे में अब आप विद्यालय जाते हैं, सप्ताह में 1 या 2 बार, निसंदेह बड़ी उत्सुकता से आपकी बातों को सुनेगा, आपके द्वारा बताए गए क्रियाकलापों में उसकी पूरी सहभागिता होगी, और बड़े रुचि के साथ कि वो आए थे बड़े वाले गुरुजी, यही बातचीत की भाषा होगी। बड़े वाले गुरुजी आए थे, आपकी बात को सुनेगा और पुनः इंतजार करेगा, प्रतीक्षा होगी कि वो आए, बड़ा बढ़िया बताए थे। जो शिक्षक होंगे उन्हें भी लगेगा कि अब हमारे लिए बहुत एक आसान सा मंच बन गया है, अपने ARP को, हिंदी भाषा के ARP को हम अपनी हिंदी भाषा शिक्षण की कठिनाई बताएं। अगर आप उसका समाधान कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप देखिएगा शैक्षिक गुणवत्ता के क्रम में हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी प्रत्येक जनपद में है। आप अपनी समस्या वहां डायरेक्ट प्राचार्य के पास रखिएगा, वहां जो बैठक होती है उस बैठक में रखिएगा। तुरंत समाधान नहीं मिला तो आपसी बातचीत या चर्चा के बाद वो किसी प्रशिक्षण के माध्यम से, किसी कार्यशाला के माध्यम से आपको उसका समाधान भी मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं लगता कि ऐसी बहुत बड़ी कोई समस्या होगी जिसका समाधान ही आपको न मिले। इसके अतिरिक्त ये जो सत्र चला है हमारा आपके साथ, इसमें अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। आपने PPT की मांग की है कि यह PPT साझा कर दिया जाए। प्रशिक्षण के अंतिम दिन यह PPT आपको दे दी जाएगी। और सिर्फ ये तो अभी एक सत्र हुआ है, इसके अतिरिक्त हमारे और भी सत्र हैं, उससे संबंधित जो भी सामग्री राज्य हिंदी संस्थान द्वारा तैयार की गई होगी वो आपको दे दी जाएगी, आपके बीच में साझा कर दी जाएगी। और आगे हमारा दूसरा सत्र है लेखन को लेकर। पठन में 3 महत्वपूर्ण बातें जो थी आपके समक्ष उस पर बातचीत हुई है। लेखन को लेकर जो हमारी बातचीत है उसके लिए हमारे साथ गोरखपुर से अल्पा निगम आपके बीच में उपस्थित होंगी अपने विचारों को लेकर। अल्पा निगम एक ऐसी संदर्भदाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किया है। पठन यदि प्रभावपूर्ण हो, बोलना यदि शुद्ध हो, समझना यदि भाव के अनुरूप हो तो निस्संदेह लेखन भी शुद्ध होगा, लेखन भी सुंदर होगा और लेखन भी मानक के अनुरूप होगा।
अल्पा निगम अभी अल्पा निगम हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। आप कुछ लेखन को लेकर बोलेंगे? लेखन को लेकर तो उमेश जी के विचार रखवाइए लेखन के संदर्भ में राज्य हिंदी संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक हमारे बीच में हैं। लेखन अभ्यास के दौरान बच्चों के साथ हम कौन कौन से क्रियाकलाप कराएं, लेखन के समय हम क्या ध्यान रखें, लेखन कार्य कराने के पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, मानक लेखन, वर्ण लेखन, शब्द लेखन, वाक्य लेखन और अनुच्छेद लेखन किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करेंगे उमेश जी। और उसके पश्चात इस सत्र पर अपनी बातचीत आपके बीच में संदर्भदाता अल्पा निगम रखेंगे गोरखपुर से। उमेश जी। धन्यवाद मैम। परम श्रद्धेया संस्थान की निदेशक महोदया, यशस्विनी निदेशक महोदया, संदर्भदातागण एवं हमारे ARP सभी बंधु, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़ी प्राचीन एक उक्ति है, सतम वद माँ लिख, 100 बार किसी बात को कह तो दीजिए, लिखने का कार्य नहीं लोग करते थे। ये उक्ति थी कि शतम वद माँ लिख। क्यों ऐसा होता था? ये उक्ति इसलिए प्रचलित हुई क्योंकि जब कोई बात हम कहते हैं, कोई संप्रेषण करते हैं, तो वो एक क्षण के बाद ध्वनि है पुनः वो विरमित हो जाती है। लेकिन यदि उन ध्वनियों को, उन शब्दों को, उन वाक्यों को यदि लेखन के स्तर पर लाया जाता है तो वो उसकी चिरस्थायिता हो जाती है। और यदि कोई फूल उच्चारण के स्तर पर हो जाता है तो एक बार वो विरमित तो हो जाता है, लेखन के स्तर पर वो दिखाई देता है और आगे के लिए वो अनुकरणीय होने लगता है। ऐसे में हमें लेखन को लेकर के अत्यंत सावधानी की बात की गई है। इसीलिए यह उक्ति प्रचलित है, सतम वद मालिक। आइए हम लोग उन लेखन संबंधी सावधानियों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। जी, लेखन का कार्य करते समय हम लोगों का जो मात्रा संबंधी सावधानियां हैं उन पर हमें ध्यान देना होता है। मात्रा संबंधी सावधानियों में 2 प्रकार के कार्य यदि हम लोग अपने अभ्यास में रखते हैं तो हमें आसान हो जाता है किसी भी शब्द को लिखने, वाक्य को लेखन करने में। अधिक देखने का कार्य, यदि हम कभी शब्दों के लेखन को देखे हैं तो हमें जब कभी मात्रा संबंधी लेखन को लेकर के भ्रम होगा तो स्मृति में वो शब्द आएगा, उसका चित्र कैसा था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब छोटी ई बड़ी ई की बात होती है तो हम लोग अभ्यास में स्मरण करते हैं कि ये शब्द कैसा हमने पढ़ा होगा, कहीं कुछ लिखा हो तो।
इसलिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक पढ़ने का कार्य करें। इसीलिए जो पढ़ने का कार्य है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर हम बच्चे से लेकर के अवस्था भले वृद्धावस्था की हो, लेकिन पढ़ने का कार्य समाप्त नहीं होता है। तो हमें अधिक से अधिक अपने जीवन में पढ़ने को स्थान देना चाहिए। वह उदाहरण बनता है मात्रा संबंधी त्रुटियों को दूर करने में। दूसरी बात होती है प्रत्यय और व्याकरणिक नियमों का संज्ञान। यदि व्याकरणिक नियमों का संज्ञान उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं तो ये त्रुटि नहीं होगी। हम सब एआरपी बंधु जब भी कभी शिक्षक बंधुओं का अनुसमर्थन अनुश्रवण कर रहे हों तो हमें चाहिए कि ऐसे शब्दों को, वाक्यों को जो विद्यालय या उसके परिवेश के परिधि में लेखन के स्तर पर आया हुआ हो, उस पर दृष्टि जरूर डालें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना न रहे और हम सुंदर सुलेख के साथ लेखन कार्य को आगे बढ़ा सकें। हम इसी प्रकार से मात्रा लेखन, वर्ण लेखन, वाक्य लेखन और अनुच्छेद लेखन जैसे कार्य को हम लोग बड़े सरलता के साथ करवा सकते हैं और उसके लिए हम अपने शिक्षक बंधुओं के प्रेरक हो सकते हैं, अनुसहयोगी हो सकते हैं और अनुसमर्थन कर सकते हैं। तो मैं इस क्रम को बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं इस सत्र की जो मुख्य संदर्भदाता मैम हैं डॉक्टर अल्पा निगम मैम, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो इस सत्र को संबोधित करें। डॉक्टर अल्पा मैम, धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय निदेशक महोदया का, साथ ही साथ प्रतिभा मैम का, कि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला के लिए, इस वेबिनार के लिए योग्य समझा। तो मैं आप दोनों को ही अपना गुरु मानती हूँ और आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह सत्र लेखन का है। तो जब हम लेखन की बात करते हैं, मैम 1 मिनट अनुमति मिल जाती? हाँ सर जी मैम, अनुमति है तो धन्यवाद आपको। एक प्रश्न आया हुआ है हमारे एआरपी बंधुओं की तरफ से, अक्षर और वर्ण में अंतर। तो वर्ण का तात्पर्य है जब हम ध्वनि को रूप प्रदान करते हैं, तो रूप जब प्रदान करते हैं तो ध्वनि की प्रथम इकाई के रूप में जो स्वरूप निर्धारित होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है, क्योंकि ध्वनि की जो लेखन की स्थिति में जब वही ध्वनि लेखन की स्थिति में आती है तो वर्ण, और वही वर्ण अक्षर, फिर वही वर्ण पद, शब्द, पद, वाक्य, अनुच्छेद और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अक्षर उसे कहते हैं जिसमें क्षरता न हो, नस्वरता न हो। उच्चारण के स्तर पर जब नस्वरता नहीं होगी तो उसे हम अक्षर कहेंगे। जैसे क वर्ण है तो क वर्ण, क्योंकि ध्वनि का स्वरूप है वो लिखित स्वरूप है, जो उच्चारण के स्तर पर ध्वनि है वही लेखन के स्तर पर वर्ण की संज्ञा उसे हम लोग प्रदान करते हैं। तो क वर्ण है, लेकिन क का उच्चारण तभी होगा जब उसमें अ ध्वनि जुड़ी हुई हो, कोई भी स्वर ध्वनि जुड़ी हुई हो। तो स्वर की सहायता से ही हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो इसकी नस्वरता तभी नहीं होगी जब उसमें स्वर जुड़ा रहेगा। तो जब व्यंजन वर्णों में स्वर जुड़ा होगा तो व्यंजन वर्ण अक्षर कहलाएगा, और स्वर्ण वर्ण उनमें नस्वरता नहीं है, क्योंकि उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। अतः वर्ण तो दोनों हैं, स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण हैं, लेकिन अक्षर होने के लिए स्वर को किसी की मदद नहीं लेनी होती है। इसलिए स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से अक्षर हैं, और व्यंजन वर्ण जब उनमें स्वर वर्ण जुड़ जाता है तो अक्षर बन जाते हैं। जैसे कमल शब्द है तो क, अ, म, अ, ल, अ,
इसमें 6 वर्ण हैं, क वर्ण, अ वर्ण, म वर्ण, अ वर्ण, ल वर्ण और अ वर्ण। कमल में कुल 6 वर्ण हैं, लेकिन अक्षर की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 3 अक्षर हैं, क, म और ल। तो ऐसे में वर्ण और अक्षर के मध्य हम इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। यद्यपि प्रथम शुरुआत जब हुई थी तो अक्षर और वर्ण में कोई भेद नहीं था। बाद में शिक्षा ग्रंथों में अक्षर और वर्ण को लेकर के परस्पर समझ के स्तर पर भेद किया गया। धन्यवाद। हाँ, शेष प्रश्नों का उत्तर सत्र के अंत में प्रदान किया जाएगा। सभी को धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अभी हमने पठन कौशल के बारे में जाना, क्योंकि हमारा पिछला जो सत्र था वो पठन कौशल पर था। हम सभी जानते हैं कि पठन और लेखन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और इन दोनों कौशलों को साथ साथ विकसित किया जाना बहुत जरूरी है। तो मानी हुई बात है कि जब हम पठन कौशल के बारे में जान चुके हैं तो अब हमारा अगला सत्र लेखन कौशल पर आधारित होगा। तो लेखन के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हमारी जो चर्चा की दिशा रहेगी उसके लिए अपनी स्क्रीन हम शेयर करने जा रहे हैं। आप सभी में से मैम आप प्लीज एक बार बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। अल्पा जी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी, आप करिए आराम से प्रेजेंट। अच्छा। तो इस सत्र में हमारी जो चर्चा की दिशा रहेगी वो कुछ इस प्रकार से है कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लेखन क्या है, इसके साथ साथ बुनियादी और रचनात्मक लेखन कौशल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। बच्चों में लेखन विकास के स्तर कौन कौन से होते हैं यह जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि लेखन कौशल विकास के तरीके कौन से होते हैं, और साथ ही साथ एक ARP होने के नाते जब हम विद्यालयों में जाएं तो हम बच्चों के लेखन कौशल का आकलन कैसे करें या क्या क्या चीज उसमें देखें, हम इस बात को भी इस चर्चा के दौरान जानेंगे। तो सत्र में आगे बढ़ने से पहले आइए एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। जरा विचार कीजिए कि आप ये कैसे जानेंगे कि बच्चे लिखना सीख गए हैं। कोई 2 तरीके बताएं और इन तरीकों को चैट बॉक्स में लिखें। अपने तरीकों को लिखने के लिए चैट बॉक्स का प्रयोग करें। आशा है आप लोग अपने अपने तरीके लिख रहे होंगे। ये जानने के लिए आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि ये लेखन है क्या। किसी बच्चे ने लिखना सीख लिया है, इसका मतलब यह है कि वह सोचे या बोले हुए शब्दों और वाक्यों की सही वर्तनी और वाक्य संरचना के साथ लिख पाता है। लिखने के लिए 3 तरह के कौशल के उपयोग की जरूरत होती है, जिसमें पहला है हस्तगति संबंधी कौशल। हस्तगति संबंधी कौशल में अक्षरों को सही और संतुलित आकृति बना पाने के कौशल की बात की जाती है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा कौशल है वो है भाषाई कौशल। तो जब हम भाषाई कौशल की बात करते हैं तो इसमें लिपि और ध्वनि के संबंध की समझ, सही वाक्य संरचना और विराम चिन्हों की समझ शामिल होती है। इसी के साथ हमारा तीसरा जो कौशल है वह है संज्ञानात्मक कौशल, जिसके अंतर्गत क्या लिखना है इस बारे में सोचने और अपनी बात को क्रमबद्ध और तार्किक तरीके से रखने के कौशल को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेखन के निम्न स्तरीय कौशल या बुनियादी कौशल कौन से होते हैं। जब हम कौशलों की बात करते हैं तो अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी कि 3 तरह के कौशल लेखन में शामिल है, हस्तगति कौशल, भाषाई कौशल और संज्ञानात्मक कौशल। तो जब हम इन तीनों कौशलों में से देखते हैं तो हस्तगति कौशल और भाषाई कौशल को हम बुनियादी लेखन कौशलों में रखते हैं, और जो संज्ञानात्मक कौशल है उन्हें हम उच्च स्तरीय रचनात्मक कौशल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारे निम्न स्तरीय या बुनियादी लेखन कौशल है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बुनियादी लेखन कौशल को हम बद्ध लेखन कौशल के रूप में भी जानते हैं।
क्योंकि बुनियादी लेखन कौशल में अक्षरों की सही व संतुलित आकृति बना पाना, वर्ण व ध्वनि का संबंध पता होना, सही वाक्य रचना की समझ और विराम चिन्हों की समझ शामिल होती है। पढ़ने और लिखने की जो क्रिया है वो हमारी अल्पकालिक कार्य स्मृति में चलती रहती है। अगर कोई बच्चा किसी शब्द, जैसे हमने एक शब्द कछुआ लिया और कछुए को टुकड़ों में तोड़कर, जैसे क, छ, छपन की मात्रा, आ, इस तरह से बहुत धीरे धीरे लिख रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि उसकी बहुत सारी अल्पकालिक कार्य स्मृति जो है वो अक्षर और ध्वनि का संबंध बैठाने में और सावधानी पूर्वक उंगलियों की हरकत करने में व्यतीत हो रही है। लिखते समय यह बच्चा शब्द को अर्थ समेत पहचानना या कछुए के बारे में अपनी समझ और अनुभव को फिलहाल शायद याद नहीं कर सकता। तो पाठ को सुसंगत बनाने और योजनाबद्ध तरीके से लिखने जैसे बौद्धिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही आगे की बात है। इसी तरह से किसी बच्चे के अक्षर बहुत खराब हो या बच्चे की लिखावट बहुत खराब हो तो लिखते समय उसकी सारी ऊर्जा इसी में व्यतीत होती है कि कैसे वह सही और सटीक आकृति बनाए। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव उसके पाठ रचना की गुणवत्ता पर पड़ना बहुत स्वाभाविक होता है। इसलिए निम्न स्तरीय कौशल का अच्छी तरह से विकास बहुत जरूरी है ताकि उच्च स्तरीय भाषाई कौशल की प्रक्रिया अच्छी तरीके से आगे कार्य कर सके। यहाँ आपको बुनियादी कौशल यानी लेखन विधि, जिसमें हम अक्षरों की सही और संतुलित आकृति बनाते हैं, से संबंधित कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अ अक्षर को बनाने के लिए हम कितने चरणों से होकर गुजरे। इसी तरह से आप प्रत्येक चित्र में ये देख सकते हैं कि हम प्रत्येक अक्षर को बनाने के लिए कितने चरणों से गुजरते हैं, तब जाकर एक सही और संतुलित आकृति किसी अक्षर की बन पाती है। जैसे आप यहाँ पर क या ख अक्षर को देख पा रहे होंगे, इसी तरह से बहुत सारे वर्ण अक्षर आप यहाँ देख पा रहे हैं। जब हम अक्षरों की सही और संतुलित आकृति की बात करते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे जब ख लिखते हैं तो वो पढ़ने में र और व यानी रव की तरह से दिखता है। इसी तरह से घ या ध आदि भी आपस में मिलते जुलते दिखाई देते हैं और बच्चों का लेखन इस वजह से स्पष्ट नहीं हो पाता। तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह से बच्चों को चरणबद्ध तरीके से अक्षरों की सही और संतुलित आकृति बनाना सिखाएं। आइए अब जानते हैं लेखन के उच्च स्तरीय या संज्ञानात्मक कौशल के बारे में। अपने लेखन के विषय के बारे में अलग अलग पहलुओं से सोच पाना और उसे लिखकर व्यक्त करना लेखन का उच्च स्तरीय कौशल होता है। इसमें लेखन के विषय के बारे में सोचना, पाठ का शीर्षक तय करना, सुसंगत और क्रमबद्ध तरीके से लिखना आदि कौशल शामिल होते हैं। लेखन के उच्च स्तरीय कौशल को हासिल करने के लिए जो बच्चे कार्य करते हैं वो जीवन पर्यंत चलता है। यानी बुनियादी कौशल तो एक समय सीमा पे जाके हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो उच्च स्तरीय कौशल है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्राथमिक कक्षाओं में इसके विकास के लिए बच्चों के साथ इस तरह की गतिविधियां करवाई जानी चाहिए जिससे कि वे लेखन के बारे में सोचने, बात को क्रमबद्ध और तार्किक तरीके से रखने, वाक्यों को ज्यादा संप्रेषण योग्य बनाने में दक्षता प्राप्त कर सके। सत्र में आगे बढ़ने से पहले आइए एक और छोटी सी गतिविधि करते हैं। यहाँ आप बच्चे के द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य देख पा रहे हैं। तो आपको करना यह है कि आपको बताना है कि बच्चे ने जो यह कार्य किया है उसमें जब इस तरह की त्रुटियां होती हैं तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। अपने उत्तर हमें चैट बॉक्स में लिखें। इसके लिए भी हम आपको 30 सेकंड का समय देंगे। अपने उत्तर शॉर्ट में लिखकर चैट बॉक्स में भेजें। राम बाबू जी ने लिखा है अवलोकन। और साथी भी अपने उत्तर दें। बुनियादी समझ नहीं है, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हमने कुछ उत्तर देखे हैं जिसमें बातचीत हुई है बुनियादी समझ नहीं है। बुनियादी समझ की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर अक्षरों और वर्णों की सही बनावट थी,
वर्ण और ध्वनि का सह संबंध यानी डिकोडिंग से संबंधित कुछ कार्य थे। तो हम लोग इस तरह के बातचीत कर रहे थे। तो सत्र के आरंभ में ही हम लोगों ने बात की थी कि पठन और लेखन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो बच्चे जब इस प्रकार की गलतियां करते हैं यानी वर्तनी संबंधी त्रुटियां, तो कहीं ना कहीं उनमें वर्ण और उनसे संबंधित ध्वनियों की पहचान कर पाने की समझ नहीं बन पाई होती है, यानी बच्चों के डिकोडिंग कौशलों पर कार्य बहुत कम किया गया होता है और बच्चों के साथ में ध्वनि आधारित कार्य भी कम किए गए होते हैं। तो बच्चे अमूमन इस तरह की गलतियां करते हैं। और जब हम बच्चों के उच्च स्तरीय लेखन कौशल की बात करते हैं तो उच्च स्तरीय लेखन कौशल बच्चे में तभी बेहतर ढंग से विकसित हो पाएंगे जब बच्चे बुनियादी लेखन कौशल में निपुण हो सकेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वर्तनी संबंधी त्रुटियां ना करें, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उनके साथ में ध्वनियों पर बहुत ज्यादा कार्य करें, डिकोडिंग कौशलों पर कार्य करें, तभी हमारे बच्चे निपुण हो सकेंगे एक सही और सटीक शब्द और वाक्य के लेखन में। आइए अब जानते हैं कि उच्च स्तरीय लेखन कौशल का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उच्च स्तरीय लेखन कौशल का विकास हम दो प्रकार से करवा सकते हैं, जिसमें पहला है पाठ संबंधित लेखन अभ्यास और दूसरा है विभिन्न विषयों पर आधारित लेखन अभ्यास। बात करते हैं पाठ संबंधित लेखन अभ्यास की। पाठ संबंधित लेखन अभ्यास के अंतर्गत हम बच्चों से कुछ इस प्रकार के कार्य करवा सकते हैं, जिसमें चित्र को देखकर लिखने का कार्य उन्हें दिया जा सकता है। इसके साथ साथ अपने जीवन से जोड़ते हुए प्रश्नों के उत्तरों को लिखने की बात हम उनसे कर सकते हैं। किसी विषय पर अपने विचार बताने को हम उन्हें कह सकते हैं, या फिर हम बच्चों को अधूरी कहानी दे सकते हैं और उनसे इस कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करवा सकते हैं। जब हम पाठ संबंधित लेखन कार्य बच्चों के साथ करवा रहे होते हैं, तो एक ARP होने के नाते पाठ संबंधित लेखन में आप कैसे सहयोग कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं और बच्चों के साथ में पाठ संबंधित लेखन कार्य करवा रहे होते हैं, तो वहां आपको बच्चों को सहयोग करने के लिए मौखिक चर्चा करवानी चाहिए। आप बच्चों के साथ में चित्र संयोजक का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें चित्र संयोजक के माध्यम से जो कहानी में या जो किसी चर्चा में मुख्य बिंदु है, उन्हें दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ सांकेतिक महत्वपूर्ण शब्दों को बोर्ड पर लिख सकते हैं, जिसको कि हम कीवर्ड्स कहते हैं। इसके साथ ही बच्चों के साथ आप उत्तर लिखने के तरीके पर भी चर्चा कर सकते हैं और साथ ही सही वाक्य रचना, शब्द चयन और वर्तनी में सहयोग देने के कार्य कर सकते हैं। इनमें हम किस प्रकार के अभ्यास कार्य करवाएंगे वो हम अभी आगे चर्चा भी करेंगे। तो हम यह कार्य बच्चों के साथ में पाठ संबंधित लेखन सहयोग जो है उसमें कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं विभिन्न शैलियों पर आधारित लेखन अभ्यास के बारे में। ये अभ्यास कार्य कुछ ऐसे होते हैं जो कि जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा किए जाने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पत्र लेखन, निमंत्रण पत्र, सूची बनाना यानी कि बाजार जाने से पहले सामान की लिस्ट बनाना, या किसी व्यंजन की रेसिपी लिखना, बधाई कार्ड बनवाना, या अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना, पोस्टर बनवाना, इस प्रकार के कार्य हम विभिन्न शैलियों पर आधारित लेखन अभ्यास के अंतर्गत करवा सकते हैं। जब हम बच्चों के साथ में रचनात्मक लेखन कौशल यानी जो हमारे संज्ञानात्मक कौशल है उनके विकास पर कार्य करना चाहते हैं, तो हमें कुछ इस तरह के कार्य कक्षा में करवाने चाहिए। इससे जुड़े हुए और भी कई कार्य हैं और हम सभी लोग करवाते भी हैं, जैसे कि बाल अखबार बनवाना या कॉमिक्स बनवाना। तो ये है अलग अलग शैलियों पर आधारित लेखन अभ्यास। आप में से कोई साथी एनोटेशन कर रहा है, प्लीज एनोटेट मत करिएगा, क्योंकि वो स्क्रीन पे लाइंस आ रही हैं तो आप लोगों को ही देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि बच्चों के जो लेखन विकास के स्तर हैं वो कौन कौन से होते हैं। बच्चों में लेखन कौशल के विकास की अवस्थाओं को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है उभरता लेखन स्तर, शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, मध्यवर्ती लेखन स्तर
और प्रवाहपूर्ण या परिपक्व लेखन स्तर। हम सभी जानते हैं कि एक ही कक्षा के बच्चे विभिन्न लेखन कौशल के जो स्तर हैं, यानी लेखन कौशल के अलग अलग स्तरों पर होते हैं। इन स्तरों को पहचान कर हम उनके साथ जो कार्य करते हैं वो कुछ ज्यादा प्रभावी और सटीक हो सकता है। तो इन स्तरों को पहचानने का एक और पक्ष यह भी है कि क्षमता का एक स्तर बच्चों को अगले स्तर तक पहुंचने में आधार का कार्य करता है। जैसे जिसे यह समझ हो कि हर लिखी हुई बात का कोई अर्थ होता है, उसमें पढ़ना लिखना सीखने की प्रेरणा उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक होती है, बजाय उसके जो लिपि की अवधारणा से अनजान हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इमर्जेंट या उभरता लेखन स्तर की। लेखन के इस चरण में बच्चे ये नहीं जान रहे होते कि अक्षर कैसे बनते हैं या किस अक्षर की ध्वनि क्या है, पर वो प्रिंट की अवधारणा से पूरी तरह से परिचित होते हैं, यानी प्रिंट की अवधारणा समझ सकते हैं। बच्चे ये जानते हैं कि लिखी हुई इबारत का कोई अर्थ होता है और वे अपनी बात लिखकर बता सकते हैं। इन बच्चों को जब कॉपी और पेंसिल हम देते हैं तो वो कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं या कोई चित्र उकेरते हैं। हो सकता है हम वयस्कों को यह निरर्थक लगे, लेकिन जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों से उनके इस काम के बारे में अगर हम पूछें तो वे बता पाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। कोई साथी एनोटेट कर रहे हैं, प्लीज स्क्रीन पे एनोटेट मत करें। तो ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते हमें ये चाहिए कि हम इसके लिए बच्चों को समय दें और इस पर बातचीत करें। प्रारंभिक लेखन का यह दौर पढ़ने के अभिनय जैसा ही होता है, जैसा आपने अभी पठन के सत्र में सुना भी होगा। आपने देखा होगा कि डिकोडिंग सीखने से पहले जब बच्चे के हाथ में किताब आती है तो बच्चे इसके पन्ने पलटते हैं, पढ़ने का अभिनय करते हैं और कुछ बुदबुदाते हैं। आप अपने घरों में भी देखते होंगे, जैसे आप अखबार पढ़ते हैं या आप पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे उसी प्रकार से पुस्तक को पकड़ते हैं, अखबार पर हाथ रखते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, और उसे पढ़ने का अभिनय करते हैं, भले वो उसके चित्रों को देख रहे हो। क्योंकि अगर चित्र उसमें ज्यादा है तो ज्यादातर बच्चे उनको देखते हुए लिखित सामग्री को समझने या बूझने का प्रयास करते हैं। तो एक एआरपी होने के नाते जब आप इस स्तर के बच्चों की कक्षा में जाते हैं तो आप बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इस प्रकार से कार्य करवा सकते हैं। जैसे शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे बच्चों की कक्षा प्रिंट सामग्री और बच्चों की जो किताबें हैं, यानी चित्रों वाली किताबें या छोटे छोटे टेक्स्ट वाली किताबें, उनसे भरपूर बनाएं। इसके साथ ही आप और शिक्षक दोनों बच्चों को कहानियां पढ़कर सुना सकते हैं। साथ ही साथ सभी बच्चों को अपने मनपसंद की अलग अलग चीज बनाने का कार्य भी दे सकते हैं। यहाँ हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से लोगोग्राफिक पठन होता है सॉरी, उसी तरह से बच्चों के द्वारा चित्रों को बनाना भी लेखन की एक प्रारंभिक अवस्था है और हमें इस कार्य को बच्चों के पठन पाठन से जोड़ना चाहिए। जब कक्षा में शिक्षक कोई कहानी सुनाए तो हम बच्चों से ये कह सकते हैं कि इसमें आए पात्रों के चित्र बनाएं। जब बच्चे इस तरह की चित्रकारी करते हैं तो उनकी सोच और कल्पना को विस्तार मिलता है। भाई बहुत एनोटेशन हो रहा है, कौन कर रहे हैं? प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ लिखना बंद करें। अब बात करते हैं शुरुआती और परंपरागत लेखन स्तर की। परंपरागत लेखन से अर्थ लेखन में लिपि के उपयोग की शुरुआत से होता है। इस अवस्था में हम कक्षा में बच्चों को बकायदा वर्ण, अक्षर या शब्द विधिवत रूप से लिखना सिखाते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा बच्चों को बोर्ड पर वर्णों, अक्षरों और शब्दों को लिखकर सही आकार और ध्वनि संकेतों का आदर्श नमूना दिखाना, फिर बच्चों को उनकी कॉपी में अभ्यास के लिए कहना या इस कौशल को विकसित करने के लिए अभ्यास के अवसर देना शामिल होता है। तो इस स्तर पर डिकोडिंग सीखने के साथ साथ बच्चे वर्ण व शब्द लिखना शुरू करते हैं। शुरुआती पारंपरिक लेखन की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों को लिखना सीखने का योजनाबद्ध प्रशिक्षण मिलना बहुत जरूरी है। इस समय बच्चे लेखन में अक्षरों और शब्दों का प्रयोग करना सीख रहे होते हैं।
तो इस अवस्था में बच्चे ये समझने लगते हैं कि लिखकर अपनी बात कहने के लिए खास लिपि की जरूरत होती है, इसलिए उसी तरीके से लिखना चाहिए जैसे किताब में लिखा हुआ होता है। तो इस तरह के परंपरागत लेखन के शुरुआती समय में यह बहुत जरूरी है कि हम शिक्षक बच्चों को कहानियां, कविता या बच्चों के द्वारा कहे गए वाक्यों या मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इस अवस्था में भी हम बच्चों को चित्र बनाने और आड़ी तिरछी लकीरें खींचने के मौके देने होंगे, क्योंकि इन चित्रों का उनके लिए कुछ अर्थ होता है। इस तरह के कार्य में उनकी सोच और कल्पना शामिल होती है जो उन्हें लिखने के लिए प्रेरणा देती है। हमारा जो तीसरा स्तर है वह है मध्यवर्ती लेखन स्तर। तो मध्यवर्ती लेखक हम उन बच्चों को कह सकते हैं जो परंपरागत लेखन सीखने की अवस्था में होते हैं। इन बच्चों ने अभी बुनियादी और रचनात्मक लेखन कौशल पर पूरी तरह से महारत प्राप्त नहीं की होती है, पर यह ज्यादातर प्रयोग आने वाली ध्वनियों से परिचित होते हैं। इसलिए ये कोई पाठ लिखते समय कुछ शब्दों को प्रवाह से लिखते हैं और कुछ के लिए उन्हें रुक कर अक्षर और वर्तनी सोचनी पड़ती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी कछुए के उदाहरण में देखा था। तो इस स्तर पर बच्चे लेखन के रचनात्मक या संज्ञानात्मक पहलुओं को लेकर भी कुछ इसी प्रकार से जूझ रहे होते हैं। इस स्तर पर बुनियादी और रचनात्मक कौशल का उपयुक्त शिक्षण बच्चों के प्रवाहपूर्ण लेखक बनने में उनकी मदद करता है। लेखन के बुनियादी और रचनात्मक दोनों तरह के कौशल पर अपनी पकड़ बना चुके लेखक को हम प्रवाहपूर्ण लेखक मानते हैं, जैसा कि आप हमारा चौथा स्तर देख पा रहे हैं। इस स्तर पर बच्चे अपने किसी अनुभव, घटना या परिचित चीजों के बारे में लेख लिख सकते हैं। मैम, प्रतिभा मैम, मेरा अनुरोध है कि कोई एनोटेशन कर रहा है, प्लीज उनको बोले कि एनोटेशन ना करें। स्क्रीन पे बहुत चीजें लिख के आ रही हैं। आप सब लोग शिक्षित हैं और एक हमारे साथ आज के प्रशिक्षण में जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि ये जो आप इनके प्रेजेंटेशन पे कुछ खींच दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित हो रहा है। ये हमारा आप सभी से निवेदन है, थोड़ा ध्यान रखें। और बहुत अच्छा सत्र चल रहा है और बहुत बारीकी से इसमें लेखन के कुछ क्रियाकलापों को समझाया जा रहा है, आप उसका लाभ लें। ठीक है, अल्पा अपना सत्र चलाइए। हाँ मैम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लिखना सीखने की प्रक्रिया सबसे अच्छी तरह से तब चलती है जब बच्चों को किसी उद्देश्य के लिए लिखने का मौका मिलता है, और जब लिखना सिर्फ लिखने के लिए ना हो बल्कि इसलिए हो कि लिखकर कुछ व्यक्त किया जाना है। रचनात्मक लेखन की क्षमता बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों को शुरू से ही सार्थक कार्यों के लिए लिखने के मौके मिले। इस तरह के मौके हर स्तर पर दिए जा सकते हैं। जैसे हमने 4 स्तरों की बात करी, तो हम हर स्तर पर इस तरह के मौके दे सकते हैं। इसकी शुरुआत खुद का नाम लिखने से की जा सकती है। बच्चों के बनाए चित्रों पर चित्रों के नाम लिखवाए जा सकते हैं। किसी सुनी हुई कहानी के पात्रों के नाम लिखवाए जा सकते हैं, या इस तरह से कुछ और कार्य भी कराए जा सकते हैं। आगे चलकर जब बच्चे वाक्य लिखने में सक्षम हो तो कहानी के बारे में 2 वाक्य लिख सकते हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में 1-2 वाक्य लिख सकते हैं, या किसी कहानी का सारांश तक लिख सकते हैं, या फिर अपने मित्र को पत्र भी लिख सकते हैं। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि लिखना सीखने सिखाने की एक संतुलित पद्धति में इन दोनों आयामों के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखने के बुनियादी कौशल का अर्थ अक्षरों की सही बनावट, सुलेख, सही वर्तनी, सही वाक्य विन्यास और विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से है, जैसा कि हम लोग अभी पहले बात भी कर चुके हैं। और उसी तरह विषय का शीर्षक सोच पाना, पाठक कौन है यह समझना, अपने विचारों को सुसंगत और क्रमबद्ध तरीके से लिखते हुए किसी पाठ को लिख पाना रचनात्मक लेखन कौशल कहलाता है। लिखने के लिए इन दोनों कौशलों की जरूरत होती है। बुनियादी लेखन कौशल पर महारत हासिल करने के बाद बच्चों को इनसे जूझना नहीं पड़ता और वे पाठ के रचना पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो जहां तक उच्च स्तरीय लेखन कौशल की बात है, तो इनका विकास जीवन पर्यंत चलता है, जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं।
और इनका शिक्षण स्कूल में कम से कम इस स्तर तक हो जाना चाहिए कि बच्चे पढ़कर, सुनकर, समझी हुई बातों को अपने शब्दों में लिख सके, अपने किसी विचार या कल्पना को एक पाठ के रूप में लिख सके। तो हमें इस स्तर तक करना है, और जब हम दोनों के बीच में संतुलन बना पाते हैं तभी बच्चे स्पष्ट अक्षरों के साथ, सही वर्तनी के साथ, सही वाक्य विन्यास के साथ एक अच्छा लेख लिख पाएंगे, एक अच्छी कहानी लिख पाएंगे या कोई अपनी रचना बना पाएंगे। आइए अब जानते हैं कि लिखना सीखने सिखाने के लिए जो सिद्धांत हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शुरुआती कक्षा में लिखना सीखने सिखाने का एक उद्देश्य यह होता है कि बच्चे अपने शब्दों में लिखना सीखें और सही व सूत्र में बंधे रूप में लिखना सीख जाएं। इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के लेखन अभ्यास के लिए हर रोज निश्चित समय दिया जाना चाहिए बच्चों को। एक और सही लिखावट और वर्तनी जैसे बुनियादी लेखन कौशल हो, और दूसरी ओर सोचने व योजना बनाने, मसौदा तैयार करने और लिखने के बाद उसमें संशोधन करने जैसे उच्च स्तरीय कौशलों दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा हमने संतुलित लेखन की बात की थी। पठन और लेखन की गतिविधियां परस्पर संबंध तरीके से चलाई जानी चाहिए, यानी साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया हो। पठन की विषय वस्तु का लेखन की गतिविधियों से संबंध होना चाहिए। लेखन क्षमता विकसित करने का एक बेहतरीन तरीका यह भी हो सकता है, और प्राथमिक कक्षाओं में यह बहुत जरूरी है कि अध्यापक बच्चों को लिखने के लिए कोई विषय देने से पहले उस पर उनसे बातचीत करें और लेखन की संरचना तय करें। शुरुआत में हम लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के समक्ष आदर्श लेखन की प्रस्तुति करें। लिखने के शुरुआती अभ्यास में हम बच्चों की लगातार सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस समय सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें हम मैं करता हूं यानी आई डू, फिर साथ में हम दोनों करते हैं यानी वी डू, और फिर यू डू यानी अब तुम करो। इस प्रकार से GRR के सिद्धांत का लेखन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा हम पठन में भी करते हैं उसी तरह से लेखन में भी कर सकते हैं, जिसमें हम बच्चों को आदर्श लेखन यानी हम अपने सहयोग से लेखन कार्य के साथ साथ साझा लेखन और फिर उसके बाद स्वतंत्र लेखन की ओर उन्हें ले जा सके। पढ़ने की तरह ही बच्चों के लेखन पर हम लोगों के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन या जो फीडबैक या सुझाव है वो भी लिखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ लेखन के लिए सार्थक संदर्भ देना यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और ये हमें बच्चों के साथ में करते रहना चाहिए ताकि वे उसके बारे में सोच सकें, लिखना पसंद कर सकें। अगर हम बच्चों को सार्थक संदर्भ देते हैं तो बच्चे उस बारे में सोचते हैं और उस बारे में लिखना पसंद करते हैं। जैसे वे अपने खेलों के बारे में, भाई बहनों या माँ के बारे में लिखने के लिए स्वाभाविक रूप से उत्सुक हो सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग लेखन स्तरों के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के लेखन कार्य बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हम सभी जानते हैं कि अलग अलग लेखन स्तर पर होते हैं, तो हमें उनके स्तर के कार्य उन्हें देने चाहिए। इसके साथ साथ जब बच्चे समूहों में कार्य कर रहे हो तो शिक्षकों के द्वारा सहयोग, यानी जब हम कक्षा में जा रहे हैं और बच्चे इस तरह से कार्य कर रहे हो तो हमें शिक्षकों को यह समझ देनी है कि बीच बीच में सहयोग उन्हें देना होगा। इसके साथ हमें बच्चों में ये आदत भी डालनी होगी कि बच्चे जो कार्य को लिख रहे हैं, बच्चों ने जो लिखा है उसको दोबारा से पढ़े जरूर, ताकि उसका वो रिवीजन करके उसमें कुछ सुधार कर सके। बच्चों के लेखन अभ्यास में विविधता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने विभिन्न शैलियों के लेखन कार्य की बात की थी, हम इस तरह से विविधता उनके अभ्यास में ला सकते हैं। उन्हें हम कई प्रकार के अभ्यास जैसे कीवर्ड्स देकर कहानी लिखना, अधूरी कहानी पूरी करना, इस तरह के कार्य दे सकते हैं, जो अभी हम आगे बात भी करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों द्वारा लिखी गई सामग्री को हमें कक्षा में प्रदर्शित करना है। ये बहुत ही जरूरी कार्य है जो हमें करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे अपने कार्य को देख के गौरवान्वित कैसे महसूस होंगे। जब तक बच्चा अपने कार्य को नहीं देखेगा उसको गर्व की अनुभूति नहीं होगी और वो आगे बढ़ पाने में शायद सक्षम ना हो पाए। बात करते हैं लेखन कौशल विकास के तरीकों की। तो अभी हम लोगों ने GRR की थ्योरी की बात की थी, जहां हमने आदर्श लेखन, साझा लेखन, स्कैफोल्डिंग के साथ लेखन और स्वतंत्र लेखन की बात करी।
ये लेखन विकास के 4 तरीके हो सकते हैं, जहां पे आदर्श लेखन शिक्षक के द्वारा लिखकर दिखाया जाता है, यानी बच्चे कोई वाक्य बोल रहे हैं, शिक्षक उन्हें बोर्ड पर लिखकर दिखा रहे हैं। साझा लेखन वो होता है जो बच्चों के साथ मिलकर लिखा जाता है, यानी बच्चे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं और हम कुछ बच्चों को उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने को दे सकते हैं, या हम बच्चों से त्रुटियां ढूंढवा सकते हैं, या हम पूछ सकते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत, और बच्चों के साथ लिख सकते हैं, यानी बच्चे बोल रहे हो हम उनके लिए लिखें, या कई बार हम उनमें से कुछ बच्चों को बुलाकर लिखने को कह सकते हैं। इसी तरह से स्कैफोल्डिंग के साथ लेखन यानी मार्गदर्शन युक्त लेखन, जब बच्चे लिख रहे हो तो हम उन्हें कुछ कीवर्ड्स दे सकते हैं, कुछ वाक्य दे सकते हैं, उनके आधार पर उनसे लेखन कार्य करा सकते हैं, और जब बच्चे लिख रहे हो तो हम उन्हें बीच बीच में मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों को स्वतंत्र लेखन यानी बच्चे अपनी मौलिक अभिव्यक्ति कर सके लेखन के रूप में, बच्चे अपने स्वतंत्र रूप से किसी बात को, किसी विचार को व्यक्त कर सकें लिखकर, इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। नहीं, आप नहीं, ये गलत करते हैं लेखन में होने वाली कुछ आम गलतियों की, जिसमें सबसे बड़ी गलती होती है विराम चिन्हों की। बच्चे विराम चिन्हों का उचित उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको लेखन में इसलिए भी इसका उपयोग नहीं दिखाई देता क्योंकि अध्यापक पढ़ते समय। हाँ मैम, सुन रही है हमें? हाँ मैम, सुन रहे हैं। प्रशिक्षण से जुड़े प्रतिभागियों से हमें कुछ कहना है। हाँ मैम। कि आलोक वर्मा कोई है जो ये पीपीटी पे आड़ी तिरछी रेखाएं खींच के शायद कोई ऑप्शन ऑन हो गया, तो आप जरा सा आप अपने मोबाइल में या जैसे भी जुड़े हैं वहां देखिए कि कोई अनजाने में ऐसा हो गया है क्या। यदि हो गया है तो उसे तुरंत बंद करिए। ठीक है, अल्पा अपना सत्र चलाइए। हाँ, थैंक यू मैम। तो हम लोग बात कर रहे थे विराम चिन्ह संबंधी त्रुटियों की। बच्चे इस प्रकार की त्रुटियां इस तरह से इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम शिक्षक पढ़कर सुनाते समय विराम चिन्हों से उच्चारण में होने वाले अंतर को प्रदर्शित नहीं करते। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। प्लीज आप लोग एनोटेशन मत करें, आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे एनोटेट करके आ रहा होगा, आपका वो ऑप्शन ऑन हो गया है, इस वजह से ये लिख रहा है। उदाहरण के लिए हम ये सुनकर जान सकते हैं, जैसे एक वाक्य हम लोग अक्सर सुनते हैं, रोको मत जाने दो। इसके बाद उसको हम दूसरी तरह से सुनते हैं, रोको मत जाने दो। तो इस उदाहरण में जो अल्प विराम की जगह बदलने से हम देख सकते हैं कि पूरे वाक्य का अर्थ बदल रहा है। और इसके अलावा बच्चे दो वाक्य जोड़ने वाले शब्द और जिसमें जैसे आदि के साथ भी विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करते हैं। जैसे आप आगे की स्लाइड में देखेंगे, उस पर हम एक गतिविधि करेंगे, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। लेकिन जब हम विराम चिन्हों पर कार्य कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा सुझाव यही है कि बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाएं और सुनाते समय बोलने में विराम चिन्हों से पैदा होने वाले जो अंतर है, समय अंतर या उतार चढ़ाव का स्पष्ट उच्चारण करें। तो जब हम इस तरह से बार बार करेंगे और जब हम उनके अंदर जो प्रिंट की चेतना है वो विकसित कर रहे होंगे, तो वहां पे भी हम विराम चिन्हों के बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि अगर खड़ी रेखा है तो वो पूर्ण विराम है, या क्वेश्चन मार्क के बारे में बताएं कि ये प्रश्नवाचक है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके आगे ये लगता है। तो इस तरह से उस पर हम उनकी समझ विकसित कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी दूसरी जो त्रुटि है वह है वर्तनी संबंधी त्रुटि, जिस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब बच्चों के साथ में डिकोडिंग पर कम कार्य किया गया होता है या ध्वनि चेतना पे कम कार्य किया जाता है तो बच्चे वर्तनी संबंधी गलतियां बहुत करते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि बच्चों के साथ में इन दोनों कौशलों पर, क्योंकि पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, और अगर एक पर कार्य कम किया गया तो दूसरी अपने आप बाधित होगी। तो इन दोनों पर बराबर से कार्य करें और अच्छा कार्य करें, तभी बच्चों में वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां हैं वो दूर होंगी। ये रवि जी भी कुछ एनोटेशन कर रहे हैं शायद।
चलिए, तो हम लोग तीसरी तरह की त्रुटियों की बात करते हैं, वो है वाक्य रचना से संबंधित त्रुटियां। वाक्य बनाते समय बच्चे कुछ इस प्रकार की गलतियां करते हैं, जैसे केवल एक प्रकार से वाक्य बनाना, या कई विचारों से युक्त बहुत लंबे लंबे वाक्य बनाना, या निरर्थक या अशुद्ध वाक्य बनाना जिनमें शब्दों का क्रम गलत होता है। तो इस तरह से अगर त्रुटियां बच्चे कर रहे हैं तो उसके लिए यह कर सकते हैं कि वाक्य रचना से जो जुड़ी गलतियां हैं उनको जब बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा भी अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने के अवसर दिए जाएं, ताकि बच्चे वाक्यों के अलग अलग प्रयोग से परिचित हों। जितना ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। तो बच्चों के लेखन को अगर हमें सुधारना है तो उससे अच्छा, उसमें सबसे पहले हमें बच्चों के अंदर पठन की आदतें डालनी होगी। आइए छोटी सी एक गतिविधि करते हैं। यहाँ आपको एक वाक्य दिखाई दे रहा है। क्या आप इस वाक्य में बता सकते हैं कि कौन सी गलती है या कौन सी त्रुटि है बच्चे ने की हुई? चैट बॉक्स का प्रयोग करें आप। इस गतिविधि में आपको किस प्रकार की त्रुटि दिखाई दे रही है? हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आलोक जी ने, पूजा रानी जी ने, सत्यवीर जी ने, सब लोग सही बता रहे हैं कि यहाँ पर विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटि है। अच्छा, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि विराम चिन्हों से जो संबंधित त्रुटि है जो इस प्रकार की त्रुटि है, हमने दो तरह के लेखन कौशल की बात करी थी। विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटि को हम किस लेखन कौशल के अंतर्गत परखेंगे? क्या आप बता सकते हैं? कोई जल्दी से आप लोग लिखें चैट बॉक्स में। जब बच्चों के अंदर इस प्रकार की कोई त्रुटि दिखाई देती है तो इसका मतलब कि ये बुनियादी लेखन कौशल से संबंधित है, क्योंकि वहां हम वाक्य संरचना की बात कर रहे थे, तो ये बुनियादी लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। लेखन के आकलन के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, जैसे आकलन बच्चों को आवश्यकता अनुसार उचित सुझाव और मार्गदर्शन देने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जब कक्षा में जा रहे हैं तो वहां पर हम कुछ ना कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे इसके बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। तो आकलन हम बच्चों का क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कि हम बच्चों को उचित और आवश्यकता अनुसार सुझाव दे सकें और मार्गदर्शन दे सकें। इसके साथ साथ लेखन कौशल के आकलन के आधार पर हम अपनी योजना बना सकें, और साथ ही साथ लेखन का आकलन कक्षा में चल रही गतिविधियों के दौरान निरंतर चलते रहना चाहिए। जब हम बच्चों के बुनियादी लेखन कौशल का आकलन करने जा रहे हैं, यानी एक एआरपी के तौर पर हम जब कक्षा में जा रहे हैं और हमें बुनियादी लेखन कौशल का आकलन करना है, तो हम वहां पर क्या क्या देखेंगे? निम्न स्तरीय कौशलों जैसे कि हस्तलेखन में साफ सफाई यानी स्पष्टता, विराम चिन्ह, व्याकरण, वर्तनी चिन्हों का उपयोग, इन सब पर हमें ध्यान देना होगा। हमें ये देखना होगा कि क्या अक्षर सही आकार में संतुलित दूरी पर लिखे हैं, क्या व्याकरण में क्रिया काल आदि का सही उपयोग हुआ है, क्या शब्द विन्यास संतुलित है, या क्या फिर वाक्य विन्यास संतुलित है। तो इस तरह की चीजें हमें बच्चों के साथ में निम्न स्तरीय कौशल का आकलन करने के दौरान देखनी होगी। इसके साथ साथ जब हम उच्च स्तरीय लेखन कौशल के आकलन की बात करते हैं तो वहां पर हमें यह तीन बातें देखनी है, जैसे स्पष्टता। तो स्पष्टता में हम क्या देखेंगे कि क्या प्रस्तुतिकरण जो बच्चे ने किया है वो सटीक है, क्या सही शब्दों का चयन किया गया है,
क्या पाठ सामग्री पाठक की जरूरत पूरी कर रही है, यानी बच्चों की आवश्यकता या जो जिसके लिए पाठ लिखा गया है, बच्चे ने जिस लिए लिखा है, क्या वो आवश्यकता पूरी हो रही है? इसके साथ साथ क्या उसके सवालों के जवाब दे पा रही है, या फिर जो दिए गए विवरण है वो रोचक है या नहीं? तो स्पष्टता में हम ये सब देखेंगे। जब हम रचनात्मकता की बात करते हैं तो रचनात्मकता की जांच इन तत्वों के आधार पर हम कर सकते हैं कि पाठ की सामग्री की मौलिकता या लेखक की जो निजी राय है वो क्या है, या कोई चौंकाने वाले तत्व, या पाठ का अनोखापन, या कोई याद रह जाने वाले संस्मरण। तो इसमें हम रचनात्मकता देखते हैं। और जब अभिव्यक्ति की बात होती है तो हम इसमें देखते हैं कि लेखन में वाक्य कितने सरल और स्पष्ट हैं, शब्दों का उचित चयन किया गया है कि नहीं किया गया, इसके साथ साथ विविधता या रोचकता है या नहीं, वाक्य विन्यास में दोहराव है या विविधता है, या मन की बात कही गई है या नहीं। क्योंकि हम लोग जब रचनात्मक लेखन की बात कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने पत्र लेखन, निमंत्रण कार्ड या सूची बनाने, इन सारे शैलियों की बात की थी। तो वहां पर मन की बात भी सामने आनी चाहिए। जब हम उच्च स्तरीय लेखन की जांच कर रहे हो तो हमें इन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए कि विचार और जो लिखित सामग्री है वह किस प्रकार है, किस स्तर के लेखक के, किस स्तर के पाठक के लिए लिखी गई है, और बच्चों ने जो लिखा है वो मौलिक है कि नहीं। इसके साथ साथ लिखित सामग्री का जो ढांचा है या शब्दों और वाक्यों का जो स्तर है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। यहाँ आप लेखन के आकलन के कुछ नमूने देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सही शब्दों को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे हम बच्चों को सहयोग दे रहे हैं कीवर्ड्स के माध्यम से। तो यहाँ हमें ये दिख रहा है कि बच्चे किसी शब्द को पढ़कर, समझकर, उसका अर्थ समझकर फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमारे ब्लैंक्स हैं उनमें प्रयोग कर पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर अनुच्छेद पूरा करने की बात की गई है। वहां हमने बच्चों को कीवर्ड्स दिए थे, यहाँ हमने कीवर्ड्स नहीं दिए हैं। बच्चे अपने सोच, अपने विचार, अपनी कल्पना के आधार पर इस अनुच्छेद को पूरा करेंगे। तो ये एक स्तर आगे का कार्य हो जाता है। इसी तरह से जन्मदिन के निमंत्रण पत्र में हमने खाली जगह भरने को का एक कार्य दिया। इसमें बच्चे निमंत्रण पत्र का जो फॉर्मेट है उसके बारे में समझते हैं, साथ ही साथ को मार्गदर्शन दे रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, ताकि जब आगे के स्तर में बच्चे जाएं तो वो स्वयं से निमंत्रण पत्र बना सकें। जब बच्चे इस तरह के कार्य कर चुकते हैं तब फिर हम इसके आगे का कार्य ये भी दे सकते हैं कि बच्चों को कोई चित्र दे और उनसे कहे इस बारे में एक या दो वाक्य लिखें, और उनसे पूछे कि चित्र में क्या हो रहा है इस बारे में लिखें, या उन्हें क्या लगता है, इस तरह से वो इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये था कुछ लेखन पर किया जाने वाला कार्य। इस सत्र को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि शायद इस सत्र में उपयोग किए गए कार्यों का या तरीकों को आप अपनी कक्षाओं में जब जाएंगे बच्चों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, तो आप जरूर प्रयोग करेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना। धन्यवाद अल्पा, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही इस सत्र की। और अल्पा, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप उधर से देना चाहेंगी? मैम प्रश्न देख ले रहे हैं हम एक बार। ठीक है। और तब तक कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने हैं जिसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए उमेश जी हमारे साथ हैं, तो हम उन प्रश्नों का समाधान तब तक दे रहे हैं। अल्पा, आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा प्रश्न आपको लगे, लेखन से संबंधित कोई प्रश्न अगर आपको चैट बॉक्स में दिखता है जिसका उत्तर आप वहां से दे पाती हैं तो फिर आप अपनी बात को वहां से रखिएगा। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, आप चैट बॉक्स के प्रश्नों को ले चुके हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो व्याकरण से भी संबंधित है और लेखन से भी संबंधित है।
तो अल्पा वहां से ये देखती रहिएगा, जिन प्रश्नों का उत्तर उमेश जी दे लेते हैं उसके अतिरिक्त हाँ, यदि मैम। कोई प्रश्न ऐसा है तो उसका उत्तर आप वहां से दीजिएगा। ठीक ठीक। उमेश जी। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार अवसर देने के लिए। हमारे किसी साथी का एक सामान्यकरण के रूप में जिज्ञासा रही कि अक्षर, ध्वनि और वर्ण में अंतर। साथियों, ध्वनि और वर्ण में कोई अंतर नहीं है। जिसको उच्चारण के स्तर पर हम ध्वनि कहते हैं वही लेखन के स्तर पर वर्ण कहलाता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि की है, और उसका जब हम लेखन करते हैं, उस ध्वनि को अंकित करते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। लेकिन वही वर्ण जब व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के साथ जुड़ जाता है, उस संयुक्त इकाई को हम अक्षर कहते हैं, और स्वर के लिए स्वतंत्रता रहती है, स्वर स्वतंत्रता में अक्षर है। एक प्रश्न और जिज्ञासा के रूप में रही, कमल में 2 अक्षर की बात, तो ये निराधार है। कमल में क, अ, म, अ, ल, अ, तो जब हम इसको मिलाते हैं तो 6 वर्ण हैं और 3 अक्षर, क, म, ल, तो 3 अक्षर है। आगे हम लोग चलते हैं। एक साथी की जिज्ञासा थी, हिंदी गिनतियों को लुप्त होने से कैसे बचाया जा सकता है। इसे हम लोग जो शिक्षक साथी हैं उन्हें हम प्रेरित कर सकते हैं कि जब भी कभी कोई अवसर ऐसा रहे तो उन्हें हम बता सकते हैं 1 से लेकर 9 तक की गिनती को। बहुभाषिकता की तरफ भी नई शिक्षा नीति में ध्यान दिया गया है, अन्य बातों पर भी, तो हम व्यवहारिक तौर पर उनको बता सकते हैं। संज्ञान रहे कि जो हिंदी में हम अंकों का प्रयोग करते हैं वह हिंदी ने मानक अंकों को अपना लिया है, और वो अंक जो हम लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं अंकों का व्यवहार अब हम लोग करने लगे हैं। और जहां तक पुराने हिंदी अंकों को लेखन की बात है तो उसे हम अलग से बच्चों के सुबोध के लिए बता सकते हैं। एक बात आई थी कि डॉक्टर में डा के ऊपर लगे निशान को क्या कहते हैं। साथियों, ये कुछ दिन पूर्व ये ध्वनि हम सबके बीच में आई है, और जैसे कॉफी है, डॉक्टर है, इसका उच्चारण भी हम थोड़ा अ उ इस तरह से ओ की तरह करते हैं, और चंद्रबिंदी नहीं, इसमें नासिक के ध्वनि नहीं है। ये कभी कभी इसकी त्रुटि हो जाती है, हम डॉक्टर कहने लगते हैं चांद की तरह, तो ऐसा नहीं है। तो इसे ये आगत ध्वनि के रूप में है, इसे आगत ध्वनि कहते हैं, और इसका नाम चंद्री है। आगे साथियों, वर्ण और अक्षर की पहचान देखकर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो इन्हें अभ्यास कराया जा सकता है बहुत सहजता के साथ। हमारे शिक्षक साथी बड़े कुशल होते हैं। यदि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन्हें जब भी उच्चारण किया जाता है तो उसमें अ की ध्वनि जुड़ जाती है। जैसे किसी का नाम है, उसमें कोई न कोई व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण के उच्चारित ही नहीं हो सकता है। हम इस बात को हम सब जरूर अनुभव करते होंगे कि कोई भी व्यंजन वर्ण हम जब बोलते हैं तो उनमें निश्चित रूप से स्वर वर्ण जुड़ जाता है, उन्हीं की मदद से हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। ऐसे में उनका जब स्वरूप बनता है तो अक्षर के रूप में ही होता है। जी, हम इसे अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। एक बात आई है, तीनों श का उच्चारण कैसे करें। साथियों, ये अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न है। ये इस पर ध्यान हम सबको जरूर देना चाहिए जब भी हम अनुश्रवण अनुसमर्थन में कार्य कर रहे हों शिक्षक साथियों के साथ। तो पहले हम व्यवहारिक प्रयोग हम लोग कर रहे हैं आपस में, तीनों शकार को लेकर के। जो हमारा हम सबका जो मुख का जो स्वरूप है, उसमें जो ऊपर का भाग है, उस भाग में एक छत्राकार ऐसे घुमावदार ऐसी स्थिति है, आगे दांत है और पीछे कंठ की तरफ जब हम जाते हैं तो बीच में थोड़ी ऊंचाई लिए हुए, ठीक बीचों बीच का जो भाग है वो तालु है, और उसके पीछे का भाग कंठ की तरफ वो मूर्धा है,
और दांत की तरफ मसूड़ों के पास जो है वो दंत्य है। तो ऐसे में हम लोग अपने जिह्वा को पीछे की तरफ ले जा करके सबसे पहले हम लोग ट बोले, ट ट हम लोग अभ्यास कर सकते हैं ट, और ट को बोलते बोलते हम लोग आगे आएंगे जिह्वा को लेते हुए। जब ट ट ट, अब जब हम दांत के पास आएंगे मसूड़े तक तो हम ट नहीं बोल पाएंगे, हम त बोलने लगेंगे। एक व्यवहारिक पक्ष है। अभी कुछ साथी गतिविधियों की बात कर रहे थे, तो एक व्यवहारिक गतिविधि है कि हम बच्चों से या किसी भी अपने साथी से इन वर्णों का कोई भी वर्ण का उच्चारण आप कराएंगे। जैसे ट वर्ण है, जब हम उच्चारण कराएंगे, जब हम आगे जिह्वा को लेकर के आएंगे तो ट ही बोलने के लिए उनको कहा जाए, लेकिन वह व्यक्ति ट नहीं बोल पाएगा, वो व्यक्ति तो त बोल देगा। और त जो व्यक्ति बोलता हो उनको यदि हम जिह्वा को पीछे ले जाने के लिए कहें तो वो त बोलेंगे, लेकिन ट का उच्चारण सुनाई पड़ेगा। इसलिए हम इनको, इन सभी चीजों को व्यवहारिक पक्ष का आश्रय करके इनसे निजात पा सकते हैं। तीनों श के उच्चारण में श, श और स ये शुद्ध उच्चारण है। री को स्वर में क्यों रखा गया है, पंचम वर्ण का उच्चारण बताएं। तो री को स्वर में रखने के पीछे का उद्देश्य है जो हमारे जो स्वर संचरित जो वर्ण होते हैं उनमें अ, ई, उ, री, ये री रेफ के साथ लगने वाला इकार नहीं है। ये री वर्ण अपने आप में मूल स्वर है। जो हमारे मूल स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये मूल स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ, ये संयुक्त स्वर हैं। तो इसमें री अब प्रचलन में नहीं है। री का उदाहरण बहुत कम मिलता है। वो हमारे व्यवहार से एक तरह से वर्ण व्यवहारिक परिपथ पर नहीं है, लेकिन अभी री है। पितृ, मातृ, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, ऋण, इस तरह के शब्द आते हैं जो अभी व्यवहार में हैं। तो इसलिए हम इसे ईश्वर वर्ण है। र रेफ में ई लगा करके लिखा जाना तर्कसंगत नहीं होगा। हमें री वर्ण जैसे उच्चारण के स्तर पर बोलते हैं उसी तरीके से हम सबको लेखन करना चाहिए। आगे साथियों, पंचम वर्ण का उच्चारण, हम जो वर्ण है, बड़ी एक रोचक प्रसंग है। जो नासिक के जो पंचम वर्ण होते हैं इनके 2 स्थान बताए गए। वस्तुतः ये कोई स्थान बताए नहीं जाते हैं। इस भ्रांति को जरूर हम सबको दूर करना है। एक प्राकृतिक संरचना है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कोई व्यक्ति ट बोल रहा हो, जिह्वा को आगे लेकर के आएगा तो ट नहीं बोल पाएगा, त ही बोलेगा। उसी तरीके से हम जब नासिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसमें पंचम वर्ण आ जाते हैं। जैसे ङ, ञ, ण, न, म। जब हम नासिका के साथ, इसके लिए पाणिनि का सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिकः, तो अनुनासिक के वर्ण है ये। इनका हम उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका के से भी करते हैं। इसलिए अंग नहीं बोला जाएगा, न बोला जाएगा। शुद्ध उच्चारण न है, अंग नहीं। ग उसमें नहीं आना चाहिए। प्रायः ऐसी स्थिति कभी कभी हो जाती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। जी हाँ, ज्ञ वर्ण के साथ श्र वर्ण है, त्र वर्ण है और ज्ञ वर्ण है। इन तीनों का जो उच्चारण होता है ये संयुक्त जुड़े हुए हैं। ये ज्ञ में ज और य है। उसे व्यवहार में इधर के लोग पूर्वोत्तर, इधर उत्तर भारत के लोग प्रायः ज्ञ का उच्चारण करते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोग और अन्य हिस्सों में इसको ज्ञ ही बोला जाता है। जब हम वैदिक काल से इस वर्ण के बारे में देखते हैं तो इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञ ही होता है, ज्ञ नहीं होता है ना। अभ्यास ज्ञ का है, लेकिन ज और य मिल करके ज्ञ बना है। उसे उत्तर भारत के लोग ज्ञ का उच्चारण करते हैं, लेकिन उसे ज्ञ ही उच्चारण किया जाए तो शुद्ध उच्चारण होगा। हमें ऐसा अभ्यास करना भी चाहिए और अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहिए।
धन्यवाद साथियों। बाकी प्रश्न कल इसमें मैम 2 प्रश्न आए हैं जो कि हमने अभी देख पा रहे हैं। जी मैम। एक प्रश्न है कुलदीप श्रीवास्तव जी की तरफ से जो GRR के बारे में जानना चाहते हैं, और एक प्रश्न है राजेश जी की ओर से जो स्कैफोल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं। अल्पा, उन प्रश्नों का उत्तर आप उधर से दे ही रही हैं। हाँ ठीक है, आप उन प्रश्नों का समाधान अपनी ओर से प्रस्तुत करिए। ठीक है। हाँ, तो जब हम GRR की बात करते हैं, यानी GRR जो है वो है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी हम धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को बच्चों की ओर ट्रांसफर करते हैं। तो GRR में हम करते क्या है, जहां हमने आदर्श लेखन की बात करी थी वहां हमने बात की थी आई डू, यानी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम बच्चों को आदर्श लेखन करके दिखा रहे हैं। इसी के बाद जैसे जैसे हम बच्चों के साथ साझा लेखन पे आते हैं तो हम वहां वी डू के श्रेणी में आ जाते हैं, यानी हम और बच्चे दोनों मिलकर साझा लेखन कर रहे होते हैं, और वहां पर जो जिम्मेदारियां हैं वो बराबरी से शिफ्ट हो रही हैं धीरे से। पहले जो पूरी तरह से हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी वो अब हमारे और हमारे बच्चों के बीच, दोनों के बीच वो जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई है, दोनों के बीच साझा जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही हम यू डू यानी अब आप करो यानी स्वतंत्र लेखन पे बच्चों को लाते हैं, वहां बच्चे के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, सारा दारोमदार बच्चे के ऊपर होता है। तो वो धीरे धीरे यानी हमने अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे बच्चों की ओर ट्रांसफर करी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कक्षा के उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि हम जब कक्षा में हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि हम पहले उनके लिए डेट डालते हैं और क्लास का वो डालते हैं, विषय डालते हैं, सब डालते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं। धीरे धीरे बच्चे उसको देखते हैं, कई बार बच्चे जब लिखते हैं तो हम लोगों को सही करना पड़ता है, हो सकता है वो गलत लिखे हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि बच्चे उस पूरी प्रक्रिया को देखकर समझ चुके होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से डेट डालने पे या विषय लिखने पे या कक्षा का नाम लिखने के ओर अग्रसर होते हैं और स्वतंत्र रूप से लिख पाते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों के ऊपर डाल रहे होते हैं। अवनीश जी ने पूछा है GRR का फुल फॉर्म क्या होगा। GRR का फुल फॉर्म है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलीज कर रहे हैं, किस पर, बच्चों पर। तो ये कार्य हम बच्चों के साथ में पठन पे भी करते हैं, जहां हम बच्चों को आदर्श वाचन करके दिखाते हैं। इसके बाद हम साझा पठन करते हैं उनके साथ, फिर हम उनके साथ मार्गदर्शन युक्त पठन करते हैं। इसके बाद हम उसे जो है वो करते हैं कि हम उनको स्वतंत्र पठन की ओर ले जाते हैं, और हिंदी में इसे हम कहते हैं दायित्वों का क्रमिक हस्तांतरण। हम धीरे धीरे क्रम से अपने दायित्वों को हस्तांतरित कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि शायद GRR आप लोगों को कुछ समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं राजेश जी के प्रश्न पर स्कैफोल्डिंग को लेकर। स्कैफोल्डिंग होता है जब बच्चे किसी कार्य को कर सकने में सक्षम, एक हिस्सा होता है जहां बच्चे जिस स्तर तक बच्चे अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब हमें बच्चों को सहयोग देना होता है, जहां बच्चे को सहयोग की आवश्यकता होती है, वहां हम बच्चों को वो सहयोग प्रदान करते हैं। तब हम बच्चों को स्कैफोल्ड कर रहे होते हैं, यानी हम उनको सहयोग देने की जो प्रक्रिया है उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो आशा है कि आप लोगों के जो क्वेरीज थी उनको हम संतुष्ट कर पाए हों। राज्य हिंदी संस्थान परिवार की ओर से अल्पा आपका आभार व्यक्त करते हुए बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे से आपने लेखन पर बातचीत की, और हमारे जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनके और भी प्रश्न चैट बॉक्स में हम देख पा रहे हैं। आपके ये वो प्रश्न है जिस पर हमारा सत्र है। भाषिक ध्वनियों के विश्लेषण से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके अतिरिक्त मानक वर्तनी एवं विराम चिन्ह, वहां पर आपसे विराम चिन्हों को कैसे, कहाँ, कब लगाया जाए और मानक वर्तनी क्या है, संख्याएं अंकों में और हिंदी में किस तरह लिखी जाए, इस पर भी एक सत्र हमारा है। और बड़े अच्छे से आपने प्रश्नों को रखा, और आपके प्रश्न बताते हैं कि काफी जिज्ञासाएं आपके अंदर हैं।
तो निस्संदेह हमारा यह प्रशिक्षण सफल होगा। सफल तभी होगा जब आप इसे विद्यालय तक ले जाएंगे। कल हम लोग पुनः 1 बजे जुड़ के प्रशिक्षण के अगले सत्रों पर बातचीत करेंगे। और आप सभी का राज्य हिंदी संस्थान परिवार की ओर से धन्यवाद और कल मिलते हैं। सभी को नमस्कार। मैम एक चीज कहना चाहेंगे कि यहाँ पे इसी चैट बॉक्स में हम पीपीटी का PDF शेयर कर दे रहे हैं, तो जिन साथियों को ये चाहिए होगा तो उनके लिए ये कार्य कर जाएगा। ठीक है, आप कर दीजिए। और हम भी यहाँ से प्रशिक्षण के अंतिम दिन जो भी हमारे सत्र हैं और सत्र पर जो भी हमारी तैयारियां हैं, जो भी हमने कुछ साहित्य बनाया है, वो सब हम पीपीटी या कोई वीडियो, यहाँ पर वीडियो की मांग है, गतिविधियों की मांग है, तो जो भी हमारे पास होगा इस प्रशिक्षण से संबंधित, तो वो हम सब शेयर करेंगे यहाँ से। ठीक है अल्पा, बहुत अच्छा सत्र रहा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ कहना है? हाँ मैम, हमने शेयर कर दिया है समूह में। आपने एक लिंक भेजा था, क्या वो लिंक भी शेयर करा दें हम? ये कह रही है कि हम ले जाएंगे तो अल्पा मैम कौन सा लिंक? वो जो वीडियो का लिंक है आपने हाँ भेजा था, उसे शेयर करा दें। यदि आवश्यकता हो तो करा दें, अन्यथा रहने दें। नहीं मैम, ये पीपीटी सफिशिएंट है, क्योंकि इसी पीपीटी को हमने जो आपको भेजा था वो इसका थोड़ा छोटा रूप था, ये पूरा ठीक है। इनकी मांग कुछ वीडियोस की भी है, तो वीडियोस हमारे पास हैं जो हमारे सत्र से संबंधित हैं। हम उन वीडियोस के लिंक आपको जरूर भेजेंगे। ठीक है, पुनः आप सभी का धन्यवाद।